तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो भैया मेजरली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल सोर्सेज पे एक डेफिनेशन छोड़ी थी, लिखो इलेक्ट्रिकल सोर्सेज आर द एलिमेंट्स व्हिच सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ सर्किट। मतलब कि भैया एक सर्किट के अंदर जो भी आपका वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, जो भी आपका करंट सप्लाई हो रहा है, जो भी आपका पावर सप्लाई हो रहा है, वो कहां से आता है? वो आपके इन्हीं इलेक्ट्रिकल सोर्सेज से आता है। ये सोर्सेज कौन से होते हैं? जो भी आपका वोल्टेज सोर्स है, जो भी बैटरी वगैरह आपने लगाई है, जो भी आपका करंट सोर्स है, वो सभी के सभी क्या है? आपके इलेक्ट्रिकल सोर्सेज है। अभी जो इलेक्ट्रिकल सोर्सेज है मेजरली दो टाइप्स में होते हैं। कुछ आपके वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, करंट सोर्सेज होते हैं। वोल्टेज सोर्सेज दो टाइप में हमने कैटेगराइज किया है, आइडियल वोल्टेज सोर्सेज और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज। इन्हीं पे बात करेंगे आज। एंड देन आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, आइडियल प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, इससे बात करेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो, है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भैया आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। अब समझना, यहां पर समझो, यहां पर समझो। आइडियल का मतलब क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल मतलब काल्पनिक। काल्पनिक समझते हो? काल्पनिक। अगर एक चीज बताओ, आज मैं एक सर्किट है, उस सर्किट में अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करता हूं, एक सेकेंड, अगर उस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करता हूं तो इस सर्किट के अंदर वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस होगा। बिल्कुल भैया। तो अगर मैं यहां 20 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो क्या मुझे सर्किट के अंदर 20 वोल्ट मिल रहा होगा? नहीं भैया, नहीं भैया। इंटरनली वायर्स में कुछ रेजिस्टेंस होगा, कहीं और कुछ रेजिस्टेंस होगा। प्रैक्टिकली हम बात करें तो बिल्कुल। लेकिन आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर हम ये मान लेते हैं कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू जीरो है। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्यों कहा जाता है इसको? यहां हम ये मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो कुछ भी है, चाहे वायर का रेजिस्टेंस हो, चाहे किसी अप्लायंस का रेजिस्टेंस हो, उसको हम मान लेते हैं जीरो, शून्य, कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं। यानी कि जितना वोल्टेज आपने सप्लाई किया उतना ही वोल्टेज आपको सर्किट के अंदर मिल रहा है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो ये हो गया आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकल रियल लाइफ एनवायरमेंट्स में, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जब लगता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। वायर्स में कुछ रेजिस्टेंस होगा, यहां कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो यहां क्या होगा? वोल्टेज लॉस होगा। तो उसका भी हम बनाते हैं डायग्राम। अगर यहां पर मैंने मान लो कि 20 वोल्ट की सप्लाई करी, ये 20 वोल्ट की मैंने सप्लाई करी, तो इसके अंदर इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा। बिल्कुल भैया, इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इस केस के अंदर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस कैसा? इंटरनल रेजिस्टेंस है, कोई आउटर रेजिस्टेंस हमने अभी तक नहीं लगाया। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब वायर्स के अंदर वगैरह वाला जो रेजिस्टेंस है वो है। यानी कि एंड्स पे जो आपको मतलब वोल्टेज मिल रहा होगा वो वोल्टेज ड्रॉप होकर मिलेगा। हो सकता है 11.8 वोल्ट कुछ मिले या 18.2 वोल्ट कुछ मिले। जितना भी रेजिस्टेंस में लॉस हुआ वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और बाकी का वोल्टेज आपको सर्किट के अंदर मिलेगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन आइडियल केस के अंदर ऐसा होता है। अब जनरली क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, फॉर इजी कैलकुलेशंस, जब हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं तो वहां पर हमें हम जो अदर फैक्टर्स हैं, जो एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स हैं, कि भाई कई बार क्या होता है ना कि तारे ज्यादा हीट हो गई, है ना, तारे ज्यादा हीट हो गई, तो उस केस के अंदर भी रेजिस्टेंस में फर्क पड़ता है। एनवायरनमेंट में आपका कोल्ड टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर है, तो अब कैलकुलेशंस में आप कैसे लाओगे कि हॉट टेम्परेचर आया कि कोल्ड टेम्परेचर आया? उस केस के अंदर हम आइडियल वोल्टेज ही कंसिडर करते हैं कि जितना वोल्टेज सप्लाई किया गया है उतना वोल्टेज ही आपके सर्किट के अंदर है। एक उतना ही वोल्टेज आपका सर्किट के अंदर है। तो आइडियल केस किस लिए होता है? ताकि हम कैलकुलेशंस इजीली कर पाए, है ना। समझ में आया ना आइडियल क्या होता है? क्या होता है आइडियल? समझ में आया ना? हाँ जी भैया, हमें समझ में आया कहां यूज होता है। और प्रैक्टिकल भी हमें समझ में आया कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स भी क्या होता है। ठीक, चल अब एक्चुअली इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं। अब यहां पर समझना आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर एक चीज और रहती है कि जैसे मान लो यहां पर मैंने लगा दिया एक बल्ब, मैंने यहां पर लगा दिया एक बल्ब, फिर भी ये वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट ही रहेगा, ये 20 वोल्ट ही सप्लाई करेगा। अगर यहां मैंने लगा दी एक फ्रिज तो भी ये 20 वोल्ट ही देगा। और अगर मान लो यहां पर और क्या लगा दिया, स्मार्ट बोर्ड। हाँ, अगर मान लो भैया यहां पर मैंने स्मार्ट बोर्ड लगा दिया। बाय द वे, स्मार्ट बोर्ड से याद आया कि अभी अभी देखना 4-5 दिनों में जो है अपन की जो वीडियो की क्वालिटीज है ये काफी इंप्रूव होने वाली है। एकदम दबा के महंगा वाला कैमरा ऑर्डर कर दिए हैं, लगेगा और धुआंधार क्रिस्प तरीके से जो है आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए, तो ये एक नई चीज हमने करी। मैंने बोला भाई जो कुछ भी हम करेंगे वो आपसे जरूर शेयर करेंगे, मजा आता है ना, फैमिली है हम।
एक तरीके से कम्युनिटी वाली फीलिंग आएगी कि हाँ सिर्फ सचिन भैया नहीं, सचिन भैया चीजें कर रहे हैं, हमारे लिए ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनके पार्ट है। ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए कर रहे हैं, सिर्फ ये गिव एंड गिव वाला रिलेशन नहीं है, ये गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। मैं आपको कंटेंट दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको चीजें करूंगा, और आप मुझे इन रिटर्न क्या दोगे भैया? बहुत सारा सपोर्ट दोगे, बहुत ज्यादा सारा सपोर्ट दोगे, क्योंकि सचिन भैया कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं फॉर द इंजीनियरिंग कम्युनिटी, एंड आप उसमें सपोर्ट करोगे। ठीक है, चल, तो यहाँ पर ये चीज थी। हाँ, तो ये हमें ये समझ में आया कि आप कितना भी लोड अगर बढ़ा दो, इन सभी चीजों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोड। कितना भी लोड आप बढ़ा दो, आपका जो वोल्टेज है कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहां पर ऐसा है क्या? नहीं भी, यहां ऐसा नहीं है। आप यहां लोड बढ़ाओगे, आपका लोड बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, लोड बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, है ना? वो कहते हैं ना भैया, गांव वगैरह में जैसे टीवी वगैरह लगा दो तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो इसी कारण होता है। ये हो गया आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या होता है कि आपका कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड करंट। जो कुछ भी लोड आप लगा दो वो आपका कांस्टेंट वोल्टेज ही रहेगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा इसमें क्या होता है? जीरो होता है। कोई भी इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप अगर नहीं होता है, मैंने बताया ना, कोई भी इंटरनली आपका रेजिस्टेंस ही नहीं है तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। ठीक है, एंड इस केस के अंदर थियोरेटिकली हम कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट करंट सप्लाई करता है, थियोरेटिकली कह सकते हैं। अब ये आइडियल वोल्टेज सोर्स जो रहता है ये कभी भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ हम कैलकुलेशंस वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो इसको नोट करिए। चलिए, एंड ये इसका डायग्राम बताया जाता है कि जैसे ये हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ठीक है, और ये मेरा सर्किट है, तो यहां पर वोल्टेज जो है विद टाइम, अगर आप करंट यहां पर बढ़ा भी दे रहे हो, करंट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, करंट जीरो से मैं बढ़ा रहा हूं, ये लोड करंट है ना, कि लोड आपने फ्रिज वगैरह कुछ लगा दिया, तो यहां पर ये लोड करंट बढ़ रहा है, लेकिन मेरा वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है। तो आइडियल वोल्टेज का ये डायग्राम होता है, तो आपको ये लिखना भी है और डायग्राम भी बनाना है, इसको नोट करो। चल, देन बात कर लेते हैं आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या होता है भैया? यहां पर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, लेकिन होता जरूर है। और यहाँ पर वोल्टेज जो है हल्का ड्रॉप होता है। ठीक है, अगर आप लोड करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई। अच्छा, ये बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, ये सब आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ही होते हैं। अब यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है भैया कि यहाँ पर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर लगी हुई है, और अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो आपका करंट है, तो आप जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे, जैसे जैसे करंट की मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे आप जो भी लोड लगा रहे हो वो बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। चलिए इसको नोट करिए। अब इसी तरीके से सेम करंट का भी होता है, सेम टू सेम एकदम करंट का भी होता है, बस करंट वाले डायग्राम में यहाँ एक एरो बना देना, प्लस माइनस मत लिखना। तो इसको नोट करिए, एंड ये हो गया आपका प्रैक्टिकल करंट। चलिए, तो ये वाला लेक्चर यहीं तक था। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एडवारा ऐप डाउनलोड करो, कंप्लीट कॉम्बो वहां से पढ़ सकते हो। BEEE और केमिस्ट्री में आपको यूट्यूब पे पढ़वा रहा हूं, लेकिन M2 और ED जैसे सब्जेक्ट्स हम ऐप पर कवर करते हैं, ना सिर्फ RGP यूनिवर्सिटी के लिए, अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी करते हैं, है ना। तो आप एडवारा ऐप डाउनलोड करो। अभी 10 मई 2026 तक ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 1200 समथिंग में आपको ये कंप्लीट कॉम्बो बैच मिल जाएगा। तो ये हमारे सेमेस्टर कॉम्बोज होते हैं। अब जैसे M2 ED है ना, ये सब्जेक्ट्स इनको हम पहले डेमो लेक्चर्स में आपको देते हैं, तो आप जाना सर्च करना यूट्यूब पे, RGPV जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है, RGPV AKTU जो भी है, M2 या ED जो भी पढ़ना चाहते हो, एंड एडवारा, तो आपको डेमो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो जितने भी डेमो लेक्चर्स हमने दिए हैं वो डेमो लेक्चर्स देखना, चाहे M2 का देखना है तो M2 का देखना, और डेमो लेक्चर्स देखने के बाद डिसाइड करना कि मुझे समझ में आ रहा है, तो आप एडवारा ऐप के अंदर जाना और कंप्लीट बैचेस के अंदर एनरोल करना। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो मैंने एक हाइब्रिड मॉडल लेकर के चला कि भैया हमारी तरफ एंड में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि टीचर्स हायर करने, बहुत सारी चीजें करनी है, तो यहाँ पर भी फंड्स की कमी ना हो, और आपको भी मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप भी मजे से पढ़ सको। तो BEEE जैसे टफ सब्जेक्ट्स मैं चाहता तो पेड रख देता, लेकिन आपके लिए फ्री रखा, ताकि आप भी खुश, मैं भी खुश। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होंगी। एडवारा ऐप डाउनलोड करो और अभी एनरोल करो। मिलता है आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कमेंट्स में सारे रिव्यू जरूर दिया करो, मुझे मोटिवेटेड रखो। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।